ओके दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दो चीज़ों के बारे में, एक सरफेस एनर्जी और दूसरा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय सरफेस एनर्जी। अब तुम लोगों को पता है कि हमारे पास जब भी किसी कंटेनर में हमने फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, उसके अंदर का अगर हम वो मॉलिक्यूल ले जो डीप इनसाइड द लिक्विड है, मतलब विद इन द लिक्विड है। फॉर एग्जांपल कोई एक कंटेनर ले लेते हैं, लेट से ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब हम दो मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, एक जो विद इन द लिक्विड है, जैसे यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नाम हम रखेंगे लेट से ए, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचो तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड, ये कैसा लग रहा है, सब दिशा पे, मतलब सब डायरेक्शन में सेम लग रहा है, इधर इधर ऊपर नीचे सब तरफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स उस मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहा है वो कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है ना। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज जीरो, बराबर है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल यहां पे है, नाम ले लो कुछ तो भी उसका बी मॉलिक्यूल, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल सरफेस बी पे है उस मॉलिक्यूल के बारे में सोचो तो उसके ऊपर कुछ फोर्स नीचे इधर आजू में बाजू, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर फोर्स लगा रहे, लेकिन ऊपर वाले डायरेक्शन में देखो, ऊपर वाले डायरेक्शन में तो कोई मॉलिक्यूल से नहीं है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जो अडेसिव फोर्स एयर मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं वो काफी कम है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल। दैट मींस इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सब मॉलिक्यूल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। सबके सब मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है वो चाहते हैं कि हम नीचे जाए, क्यों, क्योंकि उनके पास कुछ एनर्जी है और हर एक चीज जिसके पास एनर्जी है वो चाहती है कि भाई मैं मतलब लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ रहूं, कम से कम एनर्जी रहे मेरे पास, ठीक है। तो ये सबके सब कहा जाना चाहते हैं नीचे, लेकिन देखो अब इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है, लेकिन क्या वो नीचे आ रहा है, नहीं, उसके ऊपर यफ अमाउंट ऑफ फोर्स नीचे लगने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूल या सरफेस के ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ है जिसने उसको रोक के रखा है। अब तुम बताओ किसने रोक के रखा है उसको, तो हम कहेंगे कि फ्लूइड ही उसको नीचे नहीं आने दे रहा, इस फ्लूइड के मॉलिक्यूल ही उसको नीचे नहीं आ रहे। तो फ्लूइड एक काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसको नीचे ना आने देने का काम, यानी कि कुछ तो भी वर्क यहां पे फ्लूइड कर रहा है, और जो वर्क ये फ्लूइड कर रहा है दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। समझ रहे क्या, तो इस मॉलिक्यूल के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये चाहता है मैं यहां पे रहूं, लेकिन यहां से डिस्प्लेस करके उसको यहां पे भेज दिया इस फ्लूइड ने कि नहीं भाई नहीं, तो यहां पे नहीं यहां पे रहे, तो इसके मतलब इस फ्लूइड ने कुछ भी वर्क किया उसके ऊपर, दैट वर्क इज गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सरफेस के ऊपर के हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब सब पोटेंशियल एनर्जी वाले, मतलब यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके पास पोटेंशियल एनर्जी, और सब मॉलिक्यूल कहाँ पे, सरफेस पे, तो उसको मोर प्रिसाइजली हम ऐसा भी कह सकते हैं, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उसको इन ब्रीफ इट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी मतलब क्या है, सरफेस एनर्जी सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल है उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कहेंगे। इनफैक्ट जो सरफेस है पर यूनिट एरिया कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उसी चीज को हम सिंपल भाषा में सरफेस एनर्जी कहेंगे। अलग अलग किताब में थोड़ी सी लैंग्वेज तुमको चेंज मिलेगी, लेकिन सिंपल भाषा में तुम इतना ध्यान में रख सकते हो, व्हाट इज मीन बाय सरफेस एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बच्चों बोलो जरा, अरे बोलो भाई बोलो, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया of a liquid surface is called as surface energy, सरफेस एनर्जी। समझ रहे हैं क्या तुम लोग, क्योंकि वो जो लिक्विड सरफेस है वो लिक्विड सरफेस चाहता है कि उसके पास की एनर्जी कम हो, उसके पास की एनर्जी कम होने के लिए उसको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे है उनको कम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कम होना यानी कि सरफेस एरिया का कम होना, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया जितनी होगी वही होगी सरफेस एनर्जी। अलग अलग भाषा में कह सकते हैं हम, मैं और भी 2-3 तरीके से तुमको बता सकता हूं, लेकिन तुम अभी के लिए इतना सिंपल भाषा में ध्यान रखो कि द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी।
ठीक है, या तुम यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्मूला भी लिख लो इसका, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं सरफेस एनर्जी के बाद में। तो सरफेस एनर्जी के बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमको इसके अंदर सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन इन दोनों के बीच में का रिलेशन भी डिराइव करना होता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट चीज जो हमको है हमारे पास है दैट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ठीक है, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन की क्या, रिलेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर करनी पड़ेगी, एक ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम वायर से बनी हुई। ठीक है, सो कंसिडर अ ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD, ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये कुछ इस तरीके से ABCD ऑफ वायर। ओके, वायर AB, ये यहां पे हमने एक और वायर कंसिडर की, दैट इज वायर AB is the movable wire which can move on this arm AB and CD. Okay, ये easily without friction क्या हो सकती है, मैं इसको नाम देता हूँ PQ लेते हैं, AB नहीं PQ, सॉरी। ये भी देखो रेक्टेंगुलर फ्रेम कौन सी ली, ABCD। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे, रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD ओपन वायर की है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटी सी वायर ले ली जिसका नाम है PQ, और लेट से इस PQ वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, L। ठीक है, अब तुमको क्या करना है ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है ABCD, इसको तुम सोप वाटर के अंदर क्या करोगे, डिप करोगे और बाहर निकालोगे। ऐसे करोगे तो इसके ऊपर क्या होगा, एक फिल्म फॉर्म होगी। कौन सी फिल्म, APQD। ओके, तो इसके ऊपर क्या फॉर्म होगी, APQD ऐसी, दैट इज व्हाट, सोप फिल्म फॉर्म होगी। जिस सोप फिल्म के दो सरफेस होंगे, एक इधर वाला जो जिस साइड से तुम देख रहे हो अभी, और एक उसके बैक साइड वाला, दो सरफेस होंगे। और सरफेस क्या चाहता है कि उसका एरिया कम हो, कम करना चाहता है उसके एरिया को। इसका मतलब इसकी इस आई मीन टू से वायर के ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, जिस फोर्स के वजह से क्या होगा, दैट PQ वायर गेट पुल्ड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। एक बार फिर से मैं पॉइंट रिवाइज कर दो। सबसे पहला क्या है, कंसीडर an open rectangular wire, consider an open rectangular wire। कौन सी ली बेटा तुमने, ABCD, कौन सी, ABCD। नेक्स्ट उसमें लिखो वायर PQ can move without friction, can move on the arms AB और CD, ऐसा भी लिख सकते हो, without friction। ओके, नेक्स्ट नाउ तुमको क्या करना है, वो जो फ्रेम है ABCD उसको तुमको सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है। ओके, सो वायर नाउ दिस फ्रेम ABCD इज डिप्ड इन अ किस में डीप करेंगे उसको, सोप सॉल्यूशन, डीप इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास वायर थी ABCD उसको हमने सोप सॉल्यूशन के अंदर डीप किया और उसको बाहर निकाला। ठीक है, ओके, तो जैसे उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, क्या होगा, वहां पे एक फिल्म फॉर्म होगी। कौन सी फिल्म, अरे होगी ना वो फिल्म, देख थीन बहुत ही। ठीक है, तो फिल्म फॉर्म होगी APQD। ओके, यहां पे निकाला, टेकन आउट, उसके बाद में द फिल्म APQD इज फॉर्म एंड द वायर PQ एंड द वायर PQ get pulled in inward direction, get pulled in a inward direction due to force of surface tension। तुम कहानी को समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। पहले हमने एक फ्रेम को कंसीडर किया, उस फ्रेम को हमने सोप सॉल्यूशन के अंदर डीप किया, डीप करने के बाद में उसके ऊपर एक फिल्म बन गई, उस फिल्म के दो सरफेस है तो सरफेस टेंशन काम करेगा, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसकी वजह से ये जो मूवेबल PQ
वायर का जो आर्म है वो क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि सरफेस अपने एरिया को कम करना चाहता है। तो इस फोर्स के वजह से, मतलब देखो ये फोर्स कितना होगा, लेट से हम पहले लेट में कुछ चीजें बताएंगे। लेट यह बी द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, लेट कौन सी वायर है, पी क्यू, यह बी द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। भाई तू एक बात ध्यान दे, यहाँ पे हमारे पास वायर कौन सी है, पी क्यू। इस वायर पी क्यू पे फोर्स कौन लगा रहा है, वो फिल्म जो बनी है उस सोप की, ठीक है, वो फिल्म लगा रही है। कितना फोर्स लगा रही है, यफ। तो हमने वही तो बताया, दैट यफ विद द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर पी क्यू ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, उस वायर की जो लेंथ थी, कौन सी, पी क्यू की जो लेंथ थी, यल थी, दैट यल बी द लेंथ ऑफ वायर पी क्यू एंड कैपिटल टी लेते हैं बेटा सरफेस टेंशन, क्योंकि इस सोप सॉल्यूशन का कुछ तो भी सरफेस टेंशन होगा। ओके, सो लेट टी बी द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। ओके, उस सोप सॉल्यूशन का कुछ तो भी क्या होगा, सरफेस टेंशन। सो टेल मी व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन। वो फोर्स कैसे निकालोगे तुम लोग, तो तुम सब लोग को पता है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर फोर्स तुमको पता जाए तो क्या बताओगे तुम, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा लिख सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू। ये भाई वायर पी क्यू है हमारे पास, सब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार कर लो लगे तुम लोग, ठीक है। ये पी क्यू वायर की बात कर रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। चलो बताओ क्या होगा वो फोर्स, तो हम बताएंगे फोर्स इज इक्वल टू टेंशन सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो इसको मैं देखो क्या लगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय टी इंटू यल। क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय टी इंटू यल। फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो सरफेस है वो सरफेस कितने हैं, सिर्फ एक है क्या, नहीं, 2 सरफेस है, एक जो तुम्हारे तरफ से है और दूसरा उसके बैक साइड वाला, 2 सरफेस है और दोनों के दोनों सरफेस इस पी क्यू लेंथ पे सरफेस टेंशन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, मतलब वो फोर्स कितना होगा, दैट इज व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय टी इनटू यल। कहानी को समझ रहे नहीं समझ रहे तुम लोग, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। और तुमको क्या करना है, ये जो फोर्स काम कर रहा है सरफेस टेंशन का, उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करना है सेम मैग्नीट्यूड का, कि जिसके वजह से बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है इस पीक्यू वायर के अंदर, जैसा हमने इलास्टिसिटी के अंदर किया था, बहुत ही स्मॉल फोर्स अप्लाई करके बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन उस वायर के अंदर प्रोड्यूस किया था। तो देखो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंशन, मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखा था डायग्राम में, ये जो एक्सटेंशन हुआ, लेट से दिस एक्सटेंशन इज dx, बहुत ही छोटा, और इसके अंदर इसके अगेंस्ट फोर्स कितना लगा, F उतना फोर्स ही लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम ही लेनी है तुम लोगों को, ठीक है। ओके, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा कि इस वायर का जो सरफेस एरिया था, दैट सरफेस एरिया विल गेट चेंज, होगा नहीं होगा चेंज, हाँ भाई होगा, सरफेस एरिया चेंज होगा। तो इंक्रीज और चेंज इन सरफेस एरिया क्या होगा उसके वजह से, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अब जगह कम है हमारे पास, कि तुमको बताना पड़ेगा कि उस फोर्स के अगेंस्ट तुमने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके अंदर कितना, dx। ओके, सो dx डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, चेंज इन एरिया होगा, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। तो बताओ चेंज इन सरफेस एरिया कितना होगा, हमारे पास अभी फाइनल एरिया कितना है, ये ए बी, मतलब जो पॉइंट इसको हम नाम देंगे, ये बी तो इधर है, सी इधर है, ठीक है, ये P का इधर गया P डैश और इसका Q डैश। तो अभी मेरे पास फाइनल एरिया कौन सा है, A P डैश Q डैश D, उसमें से माइनस क्या करोगे, A P Q D, तो हमारे पास इंक्रीज इन एरिया कितना मिलेगा, ये जो P P डैश Q डैश, इतना जो एरिया है ना ये, तो इस एरिया को कैसे निकालोगे, तो हमको पता है ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल L, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, स्मॉल dx। तो चेंज इन एरिया कितना होगा, L इंटू dx लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चेंज इन एरिया हुआ, लेकिन मुझे बताओ टोटल चेंज इन एरिया कितना होगा, टोटल चेंज इन सरफेस एरिया, क्योंकि ये इतना एरिया तो इस वाले साइड में हुआ ना, सरफेस तो उधर वाले साइड में भी है, तो मतलब 2 सरफेस है हमारे पास, तो दोनों में इंक्रीज होगा और एरिया में इंक्रीज होगा, चेंज होगा। सो टोटल चेंज इन एरिया हम यहां पे लिखेंगे, टोटल चेंज इन एरिया, कैपिटल ए लिखता हूं उसको, इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ यल इंटू dx। क्या लिखेंगे उसको, ट्वाइस ऑफ यल इंटू dx। अगर नहीं दिख रहा है तो तुम सुन के लिख सकते हो, दैट एरिया, टोटल चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, यहां पे टोटल चेंज इन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यल इंटू dx, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अभी देखो तुम लोगों ने क्या किया है, इस फ्रेम के ऊपर, ये जो हमारे पास फ्रेम थी, ठीक है,
इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट किया है, इसका मतलब तुमने कुछ तो भी वर्क किया है, सो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन, है ना, अरे वर्क डन किया ना तुमने, वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन इज गिवन बाय, लिखता हूँ डायरेक्टली, गिवन बाय जो भी वर्क तुमने किया है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा तुमने, एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना था, dx, ठीक है। अब बताओ फोर्स फ्रॉम इक्वेशन 1, ये है यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो फोर्स कितना मिलेगा 2 इन ब्रैकेट t इंटू यल, ओके, एफ की वैल्यू 2 इन ब्रैकेट t इंटू यल मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चों, dx। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते। तभी यहाँ पे और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दैट t इधर लेकर आऊंगा मैं t, और इधर लिखूंगा मैं दैट इज 2 इन ब्रैकेट यल इंटू dx। क्या इसको ऐसा रिअरेंज नहीं कर सकता मैं, 2 यल और dx को साथ में लिख दिया और सरफेस टेंशन कैपिटल T को बाजू में लिख दिया, ये कैप सरफेस टेंशन है, ठीक है, इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो दैट W इज इक्वल्स टू, इसको लगे तो इक्वेशन 1 था, इसको ले तो इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से मेरे को पता है कि 2 इन ब्रैकेट यल इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, दैट T मल्टीप्लाइड बाय ये, दिस इज व्हाट वर्क डन, ठीक है। नाउ दिस वर्क डन, अभी मैंने इस फिल्म के इस फोर्स के अगेंस्ट काम करके इस वायर PQ को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से मैंने कुछ तो भी काम किया ना, जितना काम मैंने किया यानी कि ये फिल्म बढ़ गई, देखो मैंने काम किया तो उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब सरफेस के ऊपर क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए मतलब उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, मतलब मैंने जो वर्क किया दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे ना। और दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया कितनी है, वही तो सरफेस एनर्जी है। देखो ध्यान दो इधर, वर्क डन मैं यहां पे लगे तो सेंटेंस लिख देता हूं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, जस्ट अ सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज दैट, एरिया, ओके। अब एरिया को अगर डिवाइड में लेकर जाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्री लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस, ये तो हमको मिल गया, लेकिन सरफेस एनर्जी का फार्मूला हमने क्या लिखा था, एक बार फिर से, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या आएगा बताओ, ऐसा यूनिट क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकली जो होती है इसकी वैल्यू सरफेस एनर्जी की सरफेस टेंशन के बराबर होती है, ये बताता है हमको ये रिलेशन, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ एक फ्लूइड था, उस फ्लूइड का कुछ तो भी सरफेस था, उस सरफेस का मैंने एरिया जो है इंक्रीज किया 1 यूनिट से, ठीक है, और 1 यूनिट से एरिया इंक्रीज करने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क था 100 जूल, कितना वर्क था 100 जूल। तो वहां पे सरफेस टेंशन कितना होगा उस फ्लूइड का, दैट इज व्हाट, वो कितना होगा 100 न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। तो तुम लोग इस बात को समझो कि 100 आया, ठीक है, क्योंकि मतलब इन दोनों का जो मतलब है न्यूमेरिकली ये दोनों कैसे है, इक्वल होते हैं, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन। दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ठीक। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है हम लोगों को तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, उस प्रॉब्लम को देखो अब, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू a radius of 1 centimeter. The surface tension of soap solution is 2.5 × 10⁻² Newton मीटर। तो पहली बात तो सरफेस टेंशन दिया हुआ है तुमको सोप सॉल्यूशन का, और तुमको क्या करना है, एक सोप बबल फॉर्म करना है जिसकी रेडियस फाइनल में क्या होने वाली है 1 सेंटीमीटर। तो जो इनिशियल रेडियस होगी उसकी जब फॉर्म नहीं हुआ है तो वो तो कितनी रहेगी 0 सेंटीमीटर, ओके, तो 0 रहेगी वो, और जो फाइनल रेडियस है तुम्हारे पास दी हुई है वो कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है तुमको, कैलकुलेट द वर्क डन, तो W वर्क डन W इज इक्वल टू क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में नेक्स्ट आएगा फार्मूला। अब क्या फार्मूला पता है तुम लोगों को, हम लोग को पता है कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, और इंक्रीज इन एरिया जिस
एरिया को इंक्रीज करने के लिए तुम काम करो, दैट वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस टेंशन चेंज इन एरिया। तो हमारे पास सरफेस टेंशन ना यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.5 × 10⁻², लेकिन डी इज व्हाट, इंक्रीज इन एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दैट सोप बबल। तो सोप बबल जो होता है जब वो फॉर्म हो जाएगा तो उस सोप बबल के पास में बबल और ड्रॉप दोनों में फर्क है। ड्रॉप यानी कि क्या होगा कि उसके अंदर भी लिक्विड रहेगा पूरा, ठीक है, और लेकिन बबल इज लाइक बलून, ठीक है, तो उसका अंदर वाला पार्ट खाली रहेगा। तो उसके पास दो सरफेस है, एक बाहर से और एक अंदर से, ठीक है। एंड द एरिया जब हम लेंगे इस स्फीयर का, ओके, तो जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², कितना होता है 4πr²। लेकिन यहाँ पे सरफेस कितने हैं, दो सरफेस है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। मतलब इसका अगर इनिशियल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग, इधर डेटा में लिख देता हूं मैं, इनिशियल सरफेस एरिया A1 इज इक्वल टू कितना होगा 0 मीटर² हो जाएगा डायरेक्टली, 0 मीटर², ठीक है। इधर रेडियस भी 0 थी ना उसकी, तो एरिया भी इसका इनिशियल वाला कितना होगा 0 मीटर²। लेकिन उसका फाइनल एरिया कितना होगा, फाइनल एरिया A2 इज इक्वल टू होगा वो होगा दैट इज व्हाट 2 × 4πr² का स्क्वायर, क्योंकि R2 उसकी फाइनल वाले रेडियस है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8πr² का स्क्वायर, ये होगा उसका फाइनल एरिया A2, ठीक है। सो चेंज इन एरिया कितना आएगा, सो देयरफॉर यहाँ पे हम निकलेंगे, अभी हमको निकालना है वर्क डन, लेकिन सबसे पहले फार्मूला में क्या निकालेंगे, चेंज इन एरिया ऑफ बबल। तो समझ रहा नहीं समझ रहा, ठीक है। तो चेंज इन एरिया कैसे निकालेगा, चेंज इन एरिया DA इज इक्वल्स टू A2 - A1। ये जो DA है ना बेटा, ये चेंज वाला एरिया है जो पिछले डेरिवेशन में A लिखा था खाली हमने, चेंज इन एरिया, टोटल चेंज इन एरिया A से नोट किया था, तो ये वो है, ठीक है। सो उसको तुम चाहो तो DA भी लिखना डेरिवेशन में, ठीक है। तो DA इज इक्वल्स टू A2 - A1। तो A2 - A1, A1 तो 0 है तुम्हारे पास, A2 कितना है 8πr² का स्क्वायर, ये मिल गया है तुमको DA, ठीक है। अब ये जो चेंज इन एरिया है इस फार्मूले में पुट करो, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिलेगा T × 8πr² का स्क्वायर। लेकिन R2 तुम्हारे पास क्या है 10⁻², मतलब ये T की वैल्यू भी दी हुई है, तो कितनी है, सब वैल्यू पुट करो, 2.5 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 8 × 3.14 मल्टीप्लाइड बाय R2 का स्क्वायर। R2 कितना है तेरे पास 10⁻², तो वो आएगा 10⁻⁴, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इसका जो वैल्यू है, ओके, इसको तुम लॉग टेबल से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का बाद में।